हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 2 सिविक्स का, सोशल साइंस का। इस वीडियो में होंगे क्लास 9 के नोट्स प्लस फुल एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस चैप्टर एंड चैप्टर का नेम है कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन इन द साउथ अफ्रीका। कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में ही पढ़ेंगे, तो अब यहाँ पे हम एज ए एग्जाम्पल साउथ अफ्रीका को लेके चलते हैं। Democratic Constitution in the South Africa. Background of the Nelson Mandela imprisoned in the 1964 for the TSN because of his daring to oppose the apartheid regime in his country. He spent the next 28 years in the South Africa's most dreaded prison, Robben Island. तो यहाँ पे साउथ अफ्रीका का ऑब्वियसली बात है, बैकग्राउंड बताया नेल्सन मंडेला का, जो कि साउथ अफ्रीका से थे। साउथ अफ्रीका का डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ रहे हैं। अब इसमें हम पढ़ रहे हैं नेल्सन मंडेला का बैकग्राउंड, जो ये 2 पॉइंट अभी मैं पहले ही बता चुकी हूँ। उनको इम्प्रिजेंट हुई थी 1964 में, एंड उनको ये इसलिए हुई थी क्योंकि ऑब्वियसली बात है, जैसे हमारे इंडियन में जो लीडर्स थे जो अपोज करते थे ब्रिटिशर्स को, वैसे उन्होंने जो अपार्थाइड सिस्टम है, रेस के बेसिस पे जो डिस्क्रिमिनेशन है, उन्होंने अपनी कंट्री पे उसको अपोज किया था। और फिर उन्होंने अपने नेक्स्ट 28 ईयर साउथ अफ्रीका का जो मोस्ट ड्रेडेड प्रिजन था, जो मोस्ट ड्रेडेड जेल था, रॉबन आइलैंड, वहां पे उन्होंने बिताया था। अब अपार्थाइड सिस्टम होता क्या है, क्यों इन्होंने ये अपोज किया, कैसे ये स्ट्रगल बेसिकली लोग फेस कर रहे थे। अपार्थाइड सिस्टम अ सिस्टम ऑफ द रेशियल डिस्क्रिमिनेशन promoted by the white government. The system of apartheid divided the people and labeled them on the basis of their skin color. ये कितनी मतलब गिरी हुई चीज़ है कि आप स्किन कलर के बेसिस पे लोगों को डिवाइड कर रहे हो। तो वहाँ पे क्या होता है, ये एक सिस्टम था, ये रेशियल डिस्क्रिमिनेशन का सिस्टम था इसमें कि, और ये वाइट गवर्नमेंट, ऑब्वियसली बात है, जो गवर्नमेंट थी वाइट लोगों की थी, जो गोरे थे वो क्या करते थे, ये अपार्थाइड मतलब लोगों को उनके स्किन कलर के बेसिस पे, जो काला है जो गोरा है, उनको डिवाइड करते थे। द वाइट रूलर्स ट्रीटेड ऑल द नॉन वाइट एज द इन्फीरियर। और जितने भी वाइट रूलर सारे वाइट ही थे, इसलिए वो जितने भी नॉन वाइट्स थे उन सबको एज अ इन्फीरियर घोषित करते कि तुम लोग किसी काम के नहीं हो, सब नीचे वाले हिस्से के हो। जैसे यहाँ पे हमारे कंट्री में बहुत ज़्यादा कास्ट डिस्क्रिमिनेशन होता है कि कास्ट के बेसिस पे कि ये निचली कास्ट है। अभी तो उतना नहीं होता, ठीक है, बट एक टाइम पे होता था। तो उसी तरीके से एक टाइम पे यहाँ पे जो नॉन वाइट्स लोग थे, जो ब्लैक था जिनका स्किन कलर, उनको इन्फीरियर माना जाता था। द नॉन वाइट्स डिड नॉट हैव द वोटिंग राइट। और यहाँ तक कि जो नॉन वाइट्स थे उनको वोटिंग राइट्स भी नहीं होते थे। ये था उनका स्ट्रगल अगेंस्ट द अपार्थाइड। और अपार्थाइड होता क्या है, यहाँ पे हमने ये पढ़ा, द अपार्थाइड सिस्टम ऑप्रेसिव फॉर द ब्लैक्स, जो कि ब्लैक्स के लिए ऑब्वियसली बात है बहुत ऑप्रेसिव था, बहुत ही ये था कि नहीं, हमें इसे अपोज करना चाहिए, हमारे लिए ठीक नहीं है। दे वर फॉरबिडन फ्रॉम लिविंग इन द वाइट एरियाज। उनको मना किया जाता था कि आप वाइट एरियाज में नहीं रहोगे। दे कुड वर्क इन द वाइट एरियाज ओनली इफ दे हैड अ परमिट। और वो वर्क भी तभी कर सकते थे जब उनको परमिट हो, परमिशन हो। ट्रेन्स, बसेस, टैक्सेस, होटल्स, हॉस्पिटल्स, स्कूल्स एंड कॉलेजेस, लाइब्रेरीज, सिनेमा हॉल्स, थिएटर्स, बीचेज, स्विमिंग पूल, पब्लिक टॉयलेट्स वर ऑल सेपरेट फ्रॉम द वाइट। मतलब सोचो, छोटी से छोटी चीज़ और जितनी बड़ी से बड़ी चीज़ है, सब कुछ वाइट और ब्लैक के लिए एकदम अलग था। या तो बनाया भी गया है, मतलब कोई बहुत ही बड़ा होटल है, वो वाइट लोगों के लिए ही बनाया गया, और ब्लैक लोगों के लिए वैसा एग्जिस्ट भी करता है नहीं करता। यहाँ वो वहाँ पे सिर्फ काम करने वाले लोग जो हैं वो ब्लैक्स हैं, एंड उनको भी तभी काम करने दिया जाता था अगर उनके पास परमिशन है। ओके, सेग्रीगेशन क्या होता है, दे कुड नॉट इवन विजिट द चर्चेज वेयर द वाइट्स वर्शिप्ड। तो सेग्रीगेशन नाम से ही पता लग रहा है, अलग करना। तो जो वाइट्स थे वो चर्चेज में भी अलाउड नहीं करते थे ब्लैक्स को विजिट करने के लिए, कि हाँ आप वर्शिप करने की जगह पे भी उनको परमिशन नहीं थी। ब्लैक्स कुड नॉट फॉर्म एसोसिएशन और प्रोटेस्ट अगेंस्ट द टेरिबल ट्रीटमेंट। और ऐसा हो गया था कि ब्लैक्स जो है वो प्रोटेस्ट भी नहीं कर सकते, ये जो इतना खराब सा उन्होंने रूल वगैरह, ठीक है, इसके अगेंस्ट। रोल ऑफ ANC, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। तो यहाँ पे आप टी लगा देना नेशनल्स में, ओके, नेशनल कांग्रेस। तो अब यहाँ पे अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस का क्या रोल आता है इन एंडिंग अपार्थाइड। सिंस 1950 द ब्लैक्स, colored and Indians fought against the apartheid system. They launched protest marches and strikes. The African National Congress ANC was the umbrella organization that led the struggle against the policies of the segregation. तो यहाँ पे क्या हुआ कि जो अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस है बहुत बड़ा रोल निभाती है। 1950 तक क्या था, ब्लैक्स और जो कलर्ड इंडियंस थे उन्होंने बहुत लड़ाई की कि ये अपार्थाइड सिस्टम हट जाए। उन्होंने प्रोटेस्ट, मार्चेस, स्ट्राइक्स सब लॉन्च किया। और जो अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस थी वो बेसिकली अम्ब्रेला थी, मतलब एक छत के नीचे जैसे सब आ जाता है वैसे एक अम्ब्रेला के नीचे क्या था, एक बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन थी जो क्या करती थी, ये जो सेग्रीगेशन वाली पॉलिसी अभी हमने पढ़ी इसके अगेंस्ट स्ट्रगल करना, इससे छुटकारा दिलाना लोगों को, इसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट, मार्चेस वगैरह ये सब करना इनका काम था।
बॉयकॉट अपार्थाइड जैसे, यही इनके जो है ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट था. As a protest and the struggle against the apartheid had increased, the government realized that they could not no longer keep the blacks under their rule through repressions. तो क्या होता था, जैसे ये प्रोटेस्ट और स्ट्रगल जो थे वो अपार्थाइड के खिलाफ ये बढ़ते जा रहे थे, तो गवर्नमेंट ने रियलाइज किया कि हाँ, अब हम बहुत ज़्यादा ब्लैक को लोगों को इस अंधेरे में नहीं रख सकते हैं, या हम रूल नहीं कर सकते इनको अलग करके, ऐसा कुछ इनको रिप्रेशन करके इनके ऊपर ढोस जमा के हम ज़्यादा देर रूल नहीं कर पाएंगे. इम्पैक्ट, अब इसका इम्पैक्ट क्या हुआ. साउथ अफ्रीका गॉट इंडिपेंडेंस फ्रॉम द डिस्क्रिमिनेशन सिस्टम, एंड साउथ अफ्रीका को मिल भी गई इंडिपेंडेंस, जो कि बहुत अच्छी बात थी. द वाइट रिगाइम चेंज इट्स पॉलिसीज, अपनी पॉलिसीज को बदल दिया उन्होंने. डिस्क्रिमिनेशन लॉज वर रिपील्ड, जितने भी डिस्क्रिमिनेशन लॉज वगैरह थे वो सब हटा दिए गए. बैन ऑन द पॉलिटिकल पार्टीज एंड रिस्ट्रिक्शंस ऑन द मीडिया वर लिफ्टेड, जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज और जितने भी रिस्ट्रिक्शंस थे मीडिया वगैरह पे भी लगाए गए थे वो सब भी हटा दिए गए, उन सब पे बैन वगैरह लग गया. After 28 years of imprisonment, Nelson Mandela walked out of the jail as a free man. 28 years के बाद हमने देखा था कि नेल्सन मंडेला को जेल हुई थी, तो 28 years के बाद नेल्सन मंडेला भी छूटते हैं जेल से एज अ फ्री मैन. द अपार्थाइड गवर्नमेंट केम टू एन एंड, paving way for the formation of the multiracial government. फिर क्या होता है कि एक अपार्थाइड गवर्नमेंट ये जो होती है, दिस केम टू एन एंड, एंड एक गवर्नमेंट बनाई जाती है. ऑब्वियसली बात है वो मल्टी रेशनल होती है, रेशियल होती है, मतलब उसमें चाहे वाइट हो चाहे ब्लैक हो, उस गवर्नमेंट में सब लोग होते हैं. कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द साउथ अफ्रीका, आप साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बात करते हैं. ब्लैक लीडर्स अपील टू फेलो ब्लैक्स टू फॉरगिव द वाइट फॉर द एट्रोसिटीज दे हैड कमिटेड वाइल इन द पावर. और ब्लैक जो लीडर्स थे उन्होंने लोगों से अपील की, वाइट लोगों से ब्लैक लोगों ने, ब्लैक लीडर्स ने ब्लैक लोगों से ही अपील की कि वो जितने भी वाइट्स लोग थे जब वो पावर में थे उनको माफ़ कर दिया जाए, उनकी जितनी भी गलतियां थी उनके लिए, वरना उनमें और हम में फ़र्क क्या रह जाएगा, हमें उनके साथ ये चीज़ नहीं करनी चाहिए. क्योंकि उन्होंने वो चीज़ फील करके देखी है कि कैसा लगता है जब ये डिस्क्रिमिनेशन उनके साथ हुआ था. The party that ruled through the oppression and brutal killings and the party that led to the freedom struggle sat together to draw up a common constitution. जिस यहाँ पे दो पार्टीज के बारे में बात किया गया, जिस पार्टी ने अपना धौस जमाया, ऑपरेशन किया, लोगों को मारा, और एक दूसरी पार्टी जो अब बनी है जो कि फ्रीडम स्ट्रगल के बारे में बात करती है और उनको माफ़ करने के बारे में बात करती है, वो दो लोग साथ में बैठे और एक कॉमन कॉन्स्टिट्यूशन उन्होंने लिखा, बनाया. Together they decided that in the search for a solution to the problems, nobody should be excluded, no one should be treated as a demon. और उन्होंने ये चीज़ डिसाइड की साथ में बैठ के कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम का कोई सोल्यूशन ढूंढना है तो किसी को भी ऐसे बाहर नहीं रखा जाएगा कि हाँ तुम इस लायक नहीं हो, तुम इस लायक नहीं हो, ऐसे करके कुछ भी नहीं किया जाएगा. They agreed that everybody should become a part of the solution, whatever they might have done or represented in the past. चाहे कुछ भी हुआ हो कि हाँ इसने पास्ट में इन लोगों के साथ ऐसा किया, बट हाँ अगर वो काबिल है तो अभी उसको माफ़ करके वो भी उनके साथ बैठा. जैसे हमने अभी बात की कि वाइट लोगों को माफ़ कर दिया गया, वो भी उनके साथ कॉन्स्टिट्यूशन बनाने बैठे, तो वैसे ही सॉल्यूशन का हर लोग पार्ट रहेंगे. वाई डू वी नॉट नीड कॉन्स्टिट्यूशन, बट हमें कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत क्यों है. द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ कंट्री इज अ सेट ऑफ रिटन रूल्स, ये कुछ रूल्स हैं दैट आर एक्सेप्टेड बाय ऑल पीपल लिविंग टुगेदर इन अ कंट्री. चाहे वो गवर्नमेंट हो, रूलिंग जो रूल कर रही हो, तो कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ रूल्स रिटर्न होते हैं जो कि सबको फॉलो करने होते हैं जितने भी पीपल उस कंट्री के हैं. ओके और उस कंट्री का पार्ट है या फिर माइग्रेट करके आए, फिर भी उस कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन को रूल्स को फॉलो करना उनका राइट है. दे शुड डू इट. Constitution is the supreme law that determines the relationship among people living in the territory called citizen, and also the relationship between the people and the government. तो कॉन्स्टिट्यूशन बेसिकली एकदम एपेक्स पे आता है, एकदम सुप्रीम लॉ होता है, एकदम टॉप पे आता है. हम ये इस सुप्रीम लॉ का मतलब यही है कि जो आपके टेरिटरी में, इंडिया हमारी टेरिटरी है, उधर के जो लोग रह रहे हैं जिनको हम सिटीजन्स कहते हैं, उस कंट्री के, जिस भी कंट्री के हैं, सिटीजन ऑफ इंडिया, सिटीजन ऑफ बांग्लादेश, कोई भी है, तो उस कंट्री में जो लोग रह रहे हैं उनका रिलेशनशिप किसके साथ, गवर्नमेंट के साथ. ठीक है, ये कैसे इसको कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइन करता है, ये एक सुप्रीम लॉ है, ऐसे ये चलेगा, ऐसे ये गवर्नमेंट, अगर मान लो थोड़े रूल्स में चेंजेस करना हो टाइम देख के, तो वो गवर्नमेंट करती है एंड वो लोगों को मानना होता है. कॉन्स्टिट्यूशन डज मेनी थिंग्स, कॉन्स्टिट्यूशन बहुत सारी चीज़ें करती है. पहला, इट जनरेट्स अ डिग्री ऑफ ट्रस्ट एंड कोऑर्डिनेशन दैट इज नेसेसरी फॉर डिफरेंट काइंड ऑफ द पीपल लिविंग टुगेदर. लोग तो अलग अलग तरीके के रह रहे हैं, बट उनको भरोसा करके, कोऑर्डिनेशन रख के वो सेम चीज़ फॉलो करनी होती है. सेकेंड, it specifies how the government will be constituted, who will have the power to take
विच डिसीजन। एंड ये साथ में सेकंड चीज़ हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ये भी डिसाइड कर स्पेसिफाई करता है कि गवर्नमेंट बनने का क्या प्रोसीजर है, इलेक्शंस का क्या प्रोसीजर्स हैं, किसके पास क्या राइट है, किसके पास क्या पावर होगी, ये डिसीजन लेने की, ये सब चीज़ें कॉन्स्टिट्यूशन में होती हैं। थर्ड, इट लेज डाउन द लिमिट ऑन द पावर्स ऑफ द गवर्नमेंट एंड टेल्स अस व्हाट द राइट ऑफ द सिटीजन। गवर्नमेंट की पावर्स को डिफाइन करना और सिटीजन के राइट्स को बताना, ये सारे लिमिट्स भी लिखे हुए हैं कॉन्स्टिट्यूशन में। फोर्थ, इट एक्सप्रेसेस द एस्पायरेशंस ऑफ द पीपल अबाउट क्रिएटिंग अ गुड सोसाइटी। एक गुड सोसाइटी बनने के लिए ऑब्वियसली बात है जितने भी एस्पायरेशन, जितने भी चीज़ें, जो भी लिमिट्स वगैरह हमने पहले पढ़ा वही सेम चीज़ होती है, वो सब लिखी जाती है ताकि एक सोसाइटी बहुत शांति बनी रहे, काम, पीस, गुड सोसाइटी रहे, रिलेशनशिप्स और कोऑर्डिनेशन सब कुछ, ट्रस्ट वगैरह सब कुछ एकदम सही से रहे, शांति रहे बेसिकली। ओके, all countries that have constitutions are not necessarily democratic, but all countries that are democratic will have constitution। तो यहाँ पे ये बहुत अच्छी बात है, ये लाइन आपको याद रखनी है, जो कि आपके आंसर्स में काम आएगी, कि जितनी भी कंट्री है जिनके पास कॉन्स्टिट्यूशन है, ज़रूरी नहीं है कि वो डेमोक्रेटिक हो। ऑब्वियसली बात है, ये लाइन समझ एकदम से ही पढ़ के ही समझ आ रही है कि सारी कंट्रीज़ हैं, आपने ऐसी बहुत सी कंट्रीज़ का नाम सुना होगा जिनके पास कॉन्स्टिट्यूशन है बट वो डेमोक्रेटिक नहीं है, मोनार्क होगी या मोनार्की सिस्टम होगा, डिक्टेटरशिप होगा, बट उनके पास भी कॉन्स्टिट्यूशन है। बट ऑल द कंट्रीज डेट आर डेमोक्रेटिक विल हैव कॉन्स्टिट्यूशन। बट जितनी भी कंट्री डेमोक्रेटिक है उनके पास कॉन्स्टिट्यूशन होगा। अब हम चैप्टर अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में भी पढ़ लेते हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वॉज ऑल्सो ड्रॉन अप अंडर वेरी डिफिकल्ट सर्कमस्टांसेस। बहुत ही डिफिकल्ट सर्कमस्टांसेस के अंडर ये लिखा गया था। द पीपल ऑफ द इंडिया वर एमर्जिंग फ्रॉम द स्टेटस ऑफ सब्जेक्ट्स टू दैट ऑफ सिटीजन्स। मतलब ऑब्वियसली बात है, तब हमें आज़ादी मिली थी एंड उसके अंडर में बहुत ज़रूरी था कि हम एक कॉन्स्टिट्यूशन लिखें, तो उसके प्रेशर में वो चीज़ लिखी गई थी। द कंट्री वॉज बोर्न थ्रू अ पार्टीशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजियस, क्योंकि रिलीजियस डिफरेंस भी हो गया था, एक न्यू कंट्री बन गई थी, इसकी वजह से हमने मतलब ये सारी जो एस्पेक्ट्स थे इसको ध्यान में रखते हुए कॉन्स्टिट्यूशन लिखा जा रहा था। एटलीस्ट 10 lakhs पीपल्स वर किल्ड ऑन बोथ साइड ऑफ द बॉर्डर इन द पार्टीशन। पार्टीशन में दोनों बॉर्डर के इस तरफ भी जो दोनों कंट्री फॉर्म हुई थी, एक फॉर्म हुई थी। ओके, तो 10 lakhs पीपल जो थे वो सब मर गए थे एंड उनका कुछ, किसी का कुछ राइट, सबको ध्यान में रखते हुए कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया था। यहाँ हम सब सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन पे फोकस करेंगे। द ब्रिटिश हैड लेफ्ट इट टू द रूलर्स ऑफ द प्रिंसली स्टेट्स टू डिसाइड वेदर दे वांटेड टू मर्ज विद द इंडिया और विद द पाकिस्तान और रिमेन इंडिपेंडेंट। अब प्रिंसली स्टेट्स भी थी उस टाइम तक, तो ब्रिटिश ने कोई ऐसा रूल थोप के नहीं गए थे। प्रिंसली स्टेट्स को डिसाइड करना था कि वो जाके पाकिस्तान में मर्ज होती है, इंडिया में मर्ज होती है, या फिर अपना इंडिपेंडेंट रहना चाहती है। जैसे आजकल बहुत डिस्ट्रिक्ट ऐसे बहुत गांव है जहाँ पे वहाँ राजा वाजा रहते हैं। ओके, तो वो उनको इंडिपेंडेंट रहना, इंडिया के साथ मर्ज करना पाकिस्तान के, वो उनकी मर्जी थी। When the constitution was being written, the future of the country did not look as secure as it does today. जब उस टाइम पे कॉन्स्टिट्यूशन लिखा जा रहा था तब उसके हिसाब से देखे तो हमारा जो कंट्री का फ्यूचर है इतना सिक्योर नहीं था, मतलब इतना सिक्योर दिख ही नहीं रहा था कि जितना आज है। ओके, द पाथ टू द कॉन्स्टिट्यूशन, अब कैसे क्या जो पूरा प्रोसेस होता है वो हम देखते हैं। Unlike South Africa, they did not have to create a consensus about what a democratic India should look like. जैसे साउथ अफ्रीका की तरह ऐसा नहीं था कि हाँ कैसा एक डेमोक्रेटिक इंडिया दिखेगा, क्या दिखेगा। हम सिर्फ राइट्स के बारे में बात कर रहे थे। ओके, क्या लोगों के पास राइट होने चाहिए, इससे क्या प्रॉब्लम, क्या वो सब चीज़ें डिसाइड हो रही थी। कॉन्सेंसस डेवलप ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल। आवर नेशनल मूवमेंट वॉज नॉट मेयरली अ स्ट्रगल अगेंस्ट अ फॉरेन रूल। जो हमारा नेशनल मूवमेंट था वो मेयरली एक स्ट्रगल था, जो भी फॉरेन रूल था उनके अगेंस्ट। इट वॉज ऑल्सो अ स्ट्रगल टू रीजुवेनेट अवर कंट्री एंड ऑल्सो ट्रांसफॉर्म अवर सोसाइटी एंड द पॉलिटिक्स। मतलब हर एस्पेक्ट में, चाहे सोशली या फिर पॉलिटिकली, हमें ट्रांसफॉर्म करना था अपनी सोसाइटी को। अपनी सोसाइटी के लिए बेसिक स्ट्रगल हमारा जो है फॉरेन रूल को वहाँ से हटाना एक मेयरली स्ट्रगल था, बट सबसे मेन जो हमारा एक स्ट्रगल और था वो ये था कि कंट्री को एकदम वापस साथ में लाना, ज्वाइन करना, यूनाइट करना। In 1928, Motilal Nehru and 8 other Congress leaders drafted a constitution for the India. 1928 में मोतीलाल नेहरू एंड 8 जो बाकी कांग्रेस लीडर्स थे उन्होंने इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट किया। 1913 में द रिजोल्यूशन एट द कराची सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस dwelt on how independent India's constitution should look like. 1931 में जो कराची सेशन था इंडियन नेशनल कांग्रेस का, वहाँ पे रिजोल्यूशन वगैरह लिया गया कि हाँ कैसा इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन दिखना चाहिए, एक इंडिपेंडेंट इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन दिखना चाहिए।
Both these documents were committed to the inclusion of the universal adult franchise, right to freedom, equality, protecting the right of minorities in the Constitution of Independent. बेसिकली जैसा मैंने आपको बताया कि एक साउथ अफ्रीका की नहीं तरह नहीं था, हम इंडिपेंडेंट इंडिया को देख रहे थे, उनके राइट्स देख रहे थे कि कैसे ये सब चीज़ों को अचीव किया जाए, क्या चीज़ इंक्लूड की जाए अपने कॉन्स्टिट्यूशन में. तो ये सब डॉक्यूमेंट और यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, राइट टू फ्रीडम, राइट टू इक्वालिटी और माइनॉरिटीज़ के राइट को प्रोटेक्ट करना, ये सब चीज़ें इंक्लूड की गई. ओके. कॉन्सेंसस डेवलप ड्यू टू द familiarity with the political institution of the colonial rule. The experiences gained by the Indian in the working of the legislative institutions proved to be very useful for the country in setting up its own institution and working in them. बेसिकली कॉलोनियल रूल के टाइम पे जो भी हमारे इंडिया के लोग ही थे, उसमें ऐसा नहीं था कि पूरे ब्रिटिश से, अपने इंडिया के लोगों का कहीं ना कहीं उस टाइम का कॉलोनियल रूल का जो एक्सपीरियंस है वो यहाँ पे काम आया. द एक्सपीरियंस गेन बाय द इंडियंस इन द वर्किंग ऑफ द लेजिस्लेटिव इंस्टीट्यूशन, जो वहाँ पे एक्सपीरियंस उन्होंने गेन किया वो बहुत ही ज़्यादा यूजफुल साबित हुआ अपना खुद का इंस्टीट्यूशन जब हम बना रहे थे उसमें. The Indian Constitution adopted many institutional details and procedures from the colonial laws, like the Government of the India Act 1935. मतलब colonial laws से, ठीक है, वहाँ मतलब एकदम institutional details और उनका procedure follow करके उनका मतलब उधर से हम familiar थे and उनका experience यहाँ use करना, जैसे कि Government Indian Act 1935 में ये थोड़ा फेमिलियर था, मतलब हाँ उनके एक्सपीरियंस से वहाँ जो एक्सपीरियंस था वो यहाँ काम आया कहीं ना कहीं बहुत सारे ऐसे लॉज या एक्ट बनाने में. लेसन्स फ्रॉम द अदर कंट्रीज, अब दूसरी कंट्रीज से लेसन्स क्या मिले हमको. आवर लीडर गेन द कॉन्फिडेंस टू लर्न फ्रॉम द अदर कंट्रीज बट ऑन आवर ओन टर्म्स. हम ऑब्वियस बात है सीखें बट हम खुद से सीखें कि हाँ ये चीज़ सीखने लायक है बट इसमें से भी ये नहीं, अपनी कंट्री के लिए ये चीज़ सही नहीं है, ऐसा. आवर लीडर्स गेन द कॉन्फिडेंस, हमको कॉन्फिडेंस मिला दूसरी कंट्रीज के बट हम खुद के टर्म्स में, इन आवर ओन टर्म्स. मैनी ऑफ आवर लीडर्स वर इंस्पायर्ड बाय द आइडियल्स ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन. फ्रेंच रेवोल्यूशन के टाइम पे भी वहाँ के जो आइडियल्स थे वहाँ से हमारे लीडर्स को भी इंस्पायरेशन मिली. द प्रैक्टिस ऑफ द पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी इन द ब्रिटेन, द बिल ऑफ द राइट्स इन द यूएस, जो भी हमने प्रैक्टिस मतलब ब्रिटेन में जो पार्लियामेंट्री में होता था, बेसिकली वहाँ की डेमोक्रेसी, वहाँ के जो प्रैक्टिसेस थे वहाँ से, जैसे कि जो बिल ऑफ राइट्स था यूएस में, वहाँ से सीखने को मिला. द सोशलिस्ट रेवोल्यूशन इन द रशिया had inspired many Indians to think of shaping a system based on social and the economic equality. तो जो अभी रशिया में भी सोशलिस्ट रिवॉल्यूशन था वहाँ से भी हमको इंस्पिरेशन मिली कि हम अपने जो सोशल और इकोनॉमिक इक्वालिटी है उसको कैसे शेप दे सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में. दे वर नॉट सिंपली इमिटेटिंग व्हाट अदर्स हैड डन. हम इमिटेट मतलब इमिटेट होता है किसी की नकल करना, हम उनकी जस्ट नकल कॉपी पेस्ट नहीं कर दे रहे थे. एट ईच स्टेप दे वर क्वेश्चनिंग वेदर दीज थिंग्स सूटेड. जैसे मैंने बोला इन अवर ओन टर्म्स, वो हम मैंने पहले बताया कि हम देख रहे थे कि क्या ये हमारी कंट्री के लिए ये पूरा एग्जैक्ट ठीक है, या इसमें से अगर ये चीज़ ठीक नहीं है तो ये हटाते हैं, इसकी जगह ये लाते हैं. अपनी कंट्री हम हमेशा सोच रहे थे पहले क्वेश्चन करके कि क्या ये हमारी कंट्री के लिए सही है कि नहीं है. द कॉन्स्टिट्यूशन, द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, द ड्राफ्टिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट कॉल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन was done by an assembly of the elected representative called the constitution. अब ऑब्वियसली बात है पूरा का पूरा इंडिया तो नहीं बैठ गया था कॉन्स्टिट्यूशन लिखने. ये जो डॉक्यूमेंट हमने ड्राफ्ट किया था इसको हम कहते हैं क्या, कॉन्स्टिट्यूशन. बेसिकली हम इसको ड्राफ्ट क्यों कहते हैं, ड्राफ्ट ऐसा कहते हैं कि जिसमें हम चेंज कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि हाँ ये बन गया तो बन गया. जैसे आज की गवर्नमेंट भी है कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ चेंजेस कर सकती है अगर ज़रूरत पड़े तो, इंडिया के जो भी टाइम चल रहा है उसके हिसाब से. ओके, तो ये एक असेंबली ने किया था जिसमें कुछ रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट किए गए थे जिनको कहा जाता है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. इलेक्शंस टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वर हेल्ड इन द जुलाई 1946 में हुआ था. अब आप सोचोगे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है, यानी इन रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करने के लिए भी इलेक्शंस किए गए होंगे. तो वो इलेक्शंस कब हुए थे, ये इलेक्शंस हुए थे जुलाई 1946 में. इट्स फर्स्ट मीटिंग वॉज हेल्ड इन द दिसंबर 1946 और इसकी पहली मीटिंग हुई थी दिसंबर 1946 में. और ये आज़ादी से पहले ही हमने ये शुरू कर दिया था ये सब कॉन्स्टिट्यूशन का बनाने का. सून आफ्टर द कंट्री वॉज डिवाइडेड, और फिर बाद में थोड़े साल बाद क्या, एक साल बाद ही क्या हुआ कि हमारा जो कंट्री है वो डिवाइड हो गया इंडिया और पाकिस्तान में. The Constituent Assembly was also divided into Constituent Assembly of India and that of Pakistan. कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑब्वियसली बात है हमने एक साथ मिलकर बनाई थी बट उसमें से कुछ लोग उसके इंडिया में चले गए, कुछ पाकिस्तान में चले गए. तो वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिवाइड हो गई कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया एंड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ पाकिस्तान में. तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली दैट रोड द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैड 299 मेंबर्स थे उसमें.
The assembly adopted the constitution on the 26th November 1949, but it came into an effect on 26 January 1950, known to be as a Republic Day. बहुत लोगों को ये नहीं होता कि रिपब्लिक डे क्यों मनाया जाता है, लोग सोचते हैं उस दिन देश आज़ाद हुआ था, नहीं, वो इंडिपेंडेंस के दिन हुआ था. ये जो असेंबली है, इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन की, हाँ भाई हमारा पूरा कॉन्स्टिट्यूशन तैयार हो गया, बस इसको लागू किस दिन करेंगे, ऐसा है. तो कॉन्स्टिट्यूशन तैयार किस दिन हो गया था? 26 नवंबर 1949 को, ठीक है. बट अफेक्ट में कब आया था लोगों, मतलब कि हाँ ये कॉन्स्टिट्यूशन है, ये हमारे कंट्री में लागू होगा आज से, ये 26 जनवरी 1950 को हुआ था, जिस दिन को आप रिपब्लिक डे कहते हो. Why should we accept the constitution made by this assembly more than 6 decades ago? जो ये कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था 6 decades ago, वो हम आज भी फॉलो करते हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने बनाया था. The constitution does not reflect the views of its member alone, it also expresses the broad consensus of its time. और ये कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ उस टाइम के जो मेंबर्स थे वो क्या सोचते थे या उनको क्या लगता था वो नहीं रिफ्लेक्ट करता है. उसको पढ़ोगे तो ऐसा नहीं लगेगा, वो टाइम के हिसाब से उन्होंने उस टाइम का सोचा, आगे के टाइम का सोचा. हालांकि जैसे कि हमने पढ़ा कि वो इतना नहीं सोचा था कि हाँ इतना अफेक्ट करेगा, इतना हेल्पफुल होगा, ये चीज़ नहीं सोची थी. बट हाँ एक ब्रॉड कॉन्सेंसस देख के ये डिज़ाइन किया गया था. ओवर द लास्ट हाफ अ सेंचुरी सेवरल ग्रुप्स हैव क्वेश्चन सम प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. लास्ट हाफ सेंचुरी में मतलब बहुत से ग्रुप्स हैं जिन्होंने क्वेश्चन किया, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन कुछ प्रोविजंस को क्वेश्चन किया कि हाँ ये ऐसे नहीं होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए. But no large social group or the political party has ever questioned the legitimacy of the constitution itself. But कितनी भी बड़ी पार्टी हो, कितनी भी पॉलिटिकल पार्टी हो, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को क्वेश्चन नहीं कर दिया डायरेक्ट, ओके, कि कैसा कॉन्स्टिट्यूशन है, क्या है, सब बकवास है, ऐसा कुछ भी नहीं था. द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रिप्रेजेंट द पीपल ऑफ इंडिया. जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थे, हम कह सकते हैं, वो कह नहीं सकते बल्कि वो पीपल ऑफ इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं. देयर वॉज नो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज एट दैट टाइम. उस टाइम पे कोई यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज नहीं था. सो द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कुड नॉट हैव बीन चूजन डायरेक्टली बाय ऑल द पीपल ऑफ इंडिया. इसलिए ऐसा नहीं था कि हाँ पूरे इंडिया से किसी को ऐसे चूज कर लो, ओके, डायरेक्टली. इट वॉज इलेक्टेड मेनली बाय द मेंबर ऑफ एग्जिस्टिंग प्रोविंशियल. उस टाइम पे क्या था कि जो प्रोविंशियल लेजिस्लेचर थे उस टाइम पे, उन्हीं में से, उन्हीं मेंबर्स में से लोगों को इलेक्ट किया गया था. The Constituent Assembly. The Congress itself include a variety of the political groups and opinion. उस टाइम पे क्या था, कांग्रेस की सरकार थी, तो कांग्रेस के खुद के मतलब बहुत सारे पॉलिटिकल ग्रुप्स, बहुत सारा ओपिनियन था उनके पास, ओके, डिफरेंट टाइप के ओपिनियंस थे. द असेंबली हैड मैनी मेंबर्स हु डिड नॉट एग्री विद द कांग्रेस. और असेंबली में बहुत सारे ऐसे मेंबर्स थे जो कि कांग्रेस के साथ एग्री नहीं कर रहे थे. इन सोशल टर्म्स टू द असेंबली रिप्रेजेंटेड मेंबर्स फ्रॉम द डिफरेंट लैंग्वेज. ऑब्वियस सी बात है, वो असेंबली में लैंग्वेज, कास्ट, क्लासेस, रिलीजन, ऑक्यूपेशन, अलग अलग सब लैंग्वेज से, कास्ट से, क्लास से, रिलीजन हो, चाहे डिफरेंट मेंबर्स थे. द मैनर इन विच द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वर्कड गिव सैंक्टिटी टू द कॉन्स्टिट्यूशन. फर्स्ट सम बेसिक प्रिंसिपल्स वर डिसाइडेड एंड अग्रीड अपॉन. पहले कुछ क्या मैनर, मतलब किस तरीके से, हेडिंग का मतलब ये कि किस तरीके से एक शेप देना होता है ना, पहले क्या देखा गया, फिर ऐसे करके. पहले बात तो कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स डिसाइड किए गए. डिसाइड करने के बाद उस पर एग्री भी करना होता है कि हाँ सब एग्री कर रहे हैं कि नहीं. देन अ ड्राफ्टिंग कमिटी चेयर्ड बाय, एक ड्राफ्टिंग कमिटी थी डॉक्टर B.R. अम्बेडकर. अब ऐसे तो होता नहीं, चाहे आप गाना लिख रहे हो, चाहे आप कोई स्टोरी बना रहे हो, आंसर्स भी लिखते हो आप, तो उसको लिख के एक बार चेक करते हो, तो फिर उसमें कटिंग वगैरह करते हो, जो भी आपको दिक्कत होती है. तो जो ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई गई थी, एंड उसको कौन, जैसे बोलते हैं चेयर पर्सन वगैरह होते हैं, तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर उसके चेयरपर्सन थे. प्रिपेयर अ ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द डिस्कशन के टाइम पे उन्होंने ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह डिज़ाइन किया. सेवरल राउंड्स थ्रू, यहाँ पे थ्रू कर लेना, ओके. सेवरल राउंड्स थ्रू डिस्कशंस टुक प्लेस ऑन द ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन क्लॉज बाय क्लॉज. और आपने कॉन्स्टिट्यूशन अगर पढ़ा हो या कभी ऐसे ही देखा हो, तो उसमें क्लॉज बाय क्लॉज करके कॉन्स्टिट्यूशन लिखा जाता है कि हाँ ये क्लॉज है इस आर्टिकल का, ऐसे करके, ठीक है. तो उसके सेवरल राउंड्स, मतलब बहुत सारे राउंड हुए उस ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन का, बार बार डिस्कशन करना बहुत सारे राउंड में, फिर उसमें कोई गलती निकलती, फिर उसको उसमें अमेंडमेंट करना. मोर देन 2000 अमेंडमेंट्स वर कंसिडर्ड एंड द मेंबर्स डेलिब्रेटेड फॉर 114 डेज स्प्रेड ओवर 3 years, ठीक है. तो 2000 से ज़्यादा बार उसमें अमेंडमेंट्स थे, चेंजेस थे जो आपने किए. एंड जो मेंबर्स थे, द मेंबर्स डेलिब्रेटेड फॉर 114 डेज स्प्रेड ओवर. तो 3 साल में 114 डेज में क्या होता था कि ऑब्वियसली बात है 365 डेज और 114 डेज 3 साल में अलग अलग होते थे, जहाँ पे ये आप अमेंडमेंट करते थे. ऑब्वियसली पूरा साल आप नहीं निकाल सकते.
ओके, रैशनल इज रिकॉर्डेड इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स, जो भी रैशनल वगैरह चेंजेस वगैरह वो डिबेट्स वगैरह होते रहते थे. गाइडिंग वैल्यूज ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो लीडर्स थे महात्मा गांधी, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू, दे पुट फॉरवर्ड देयर व्यूज अबाउट द ड्रीम एंड प्रॉमिस द कॉन्स्टिट्यूशन मेक फॉर द नेशंस. वो जो भी ड्रीम मतलब अपने वैल्यूज रखना कि हाँ, जो बड़े बड़े लीडर्स थे उस टाइम के, वो अपना ड्रीम और अपने प्रोमिसेस कॉन्स्टिट्यूशन में पुट अप करते थे कि हाँ ये सब चीज़ें हैं. द ड्रीम, अब उनके क्या ड्रीम एंड प्रोमिसेस थे. सबसे पहले महात्मा गांधी का देखेंगे. ही वॉज नॉट अ मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली येट देयर वर मेनी मेंबर्स हु फॉलोड हिज विजन. देखो महात्मा गांधी को फॉलो करने वाले जो लोग थे वो थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, बट वो खुद कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का पार्ट नहीं थे. Years ago, writing in his magazine Young India in 1931, he had spelled out what he wanted the constitution to do. ठीक है, बहुत साल पहले जब वो मैगजीन वगैरह लिख रहे थे यंग इंडिया 1931 में, तो उन्होंने वो चीज़ अपने व्यूज़ एक्सप्रेस किए, अपने ड्रीम्स और प्रोमिसेस एक्सप्रेस किए कि वो कॉन्स्टिट्यूशन में क्या चाहते हैं, क्या हो, क्या लिखा हो, या उनके व्यूज़ वगैरह जो भी वो चाहते थे कि हाँ कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे जाएँ. डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का देख लेते हैं. Dreamed of an India without inequalities. He had a different understanding of how inequalities could be removed. उनका ये ड्रीम था कि इंडिया में इनइक्वालिटी बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, कि लोग ये समझें कि कैसे हम इनइक्वालिटीज़ को हटाएंगे और क्या इससे फ़ायदा हो सकता है. ही ऑफन बिटरली क्रिटिसाइज महात्मा गांधी एंड इज विजन. और वो कभी कभी बहुत बुरी तरीके से नहीं होता है, बट हाँ एक कट्टर तरीके से वो महात्मा गांधी के जो विजन था उनकी बातों को क्रिटिसाइज करते थे अगर उन्हें वो पसंद नहीं आती थी तो. In his concluding speech to the Constituent Assembly, he stated his anxiety very clearly. और concluding speech में भी Constituent Assembly में वो अपनी anxiety वगैरह जो भी उनका criticism वगैरह होता था वो बहुत ही clearly उसको mention करते थे. Philosophy of the Constitution हम पढ़ने जा रहे हैं. What the Constitution say about its own philosophy. Constitution क्या कहता है? The Constitution begins with the short statement of its basic values. सबसे पहले तो basic values जो हमने पढ़ा वो ही बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, उसी से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन शुरू होता है, जिसको हम कहते हैं द प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. वी द पीपल ऑफ द इंडिया, ये वाला जो होता है सभी एनसीईआरटी बुक्स में अगर आप देखो तो रहता है स्टार्टिंग में, तो ये प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन रहता है. Taking inspiration from the American model, most countries in the contemporary world have chosen to begin their constitution with the preamble. और ये अमेरिकन मॉडल्स जैसे हमने हमारी कंट्री ने, खुद की कंट्री ने बहुत सारी कंट्री से एग्जाम्पल लिया बट कॉपी पेस्ट नहीं कर दिया, वैसे ही हमारी कंट्री ने अमेरिकन मॉडल से इंस्पिरेशन लिया और बहुत सारी कंट्रीज़ ने उधर से इंस्पिरेशन लिया कि आपका कॉन्स्टिट्यूशन एक प्रियम्बल के साथ शुरू होना चाहिए. और हमने डिसाइड किया कि उस प्रियम्बल में कुछ बेसिक वैल्यूज़ इंक्लूड करें. Preamble of the Constitution. The preamble of the Constitution reads like a poem on the democracy. Basically एक तरीके की पोएम है डेमोक्रेसी के ऊपर. It contains the philosophy on which the entire Constitution and is built on. ये बेसिकली फिलोसफी है जिसके ऊपर पूरा कॉन्स्टिट्यूशन बिल्ट है कि हाँ ये सब चीज़ें होनी चाहिए, ऐसा ऐसा जो भी उस टाइम पे डिस्कशन वगैरह हुई थी उसी फिलोसफिकल चीज़ों को लिखा गया है. It provides a standard to examine and evaluate any law and action of the government to find out whether it is a good or bad. कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है, ये बेसिकली एक स्टैंडर्ड प्रोवाइड करता है कि हाँ जो भी गवर्नमेंट ने एक्शन वगैरह लिया उसको इवैल्यूएट करना, उसको एग्जामाइन करना, वो ख़राब है या डिसीजन सही है, उन सबको एग्जामाइन करना. इट इज़ द सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड प्रियम्बल जो है वो सोल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का. ओके, Preamble of the Constitution. We the people of India. The Constitution has been drawn up and enacted by the people through their representative and not handed down to them by a king or any outside powers. जो सबसे पहली लाइन आती है we the people of the India, ये डिस्क्राइब करता है कि जो हम जिन लोगों ने अपने रिप्रेजेंटेटिव को सेलेक्ट किया है वही लोग, बाकी कोई और कोई किंग नहीं या फिर कोई आउटसाइड पावर नहीं, हम लोग जिन्होंने ये रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट किया है. सॉवरेन, पीपल हैव सुप्रीम राइट टू मेक द डिसीजंस ऑन अब ये कुछ वर्ड्स जो मेन हाईलाइट किए थे आपने देखा था फोटो में ऊपर, उन सबको हम डिस्कस करेंगे. सॉवरेन, पीपल हैव अ सुप्रीम राइट टू मेक अ डिसीजन ऑन इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल मैटर. नो एक्सटर्नल पावर कैन डिक्टेट द गवर्नमेंट ऑफ द इंडिया. हमारे पास एक सुप्रीम राइट है, सुप्रीम पावर जो हमने कॉन्स्टिट्यूशन डिज़ाइन किया है उसी ने हमें ये सुप्रीम राइट दी है कि हम ये सारे डिसीजन चाहे इंटरनल हो चाहे एक्सटर्नल मैटर हो हम उस पर डिस्कस कर सकें. एंड कोई एक्सटर्नल पावर इस बारे में डिक्टेट नहीं कर सकती इंडिया के गवर्नमेंट को कि आप ऐसा नहीं कर सकते, आप ऐसा नहीं कर सकते. ठीक है, ये एक्सटर्नल मामला है, आप इसमें ये दखल नहीं दे सकते, इसके बारे में ये डिस्कशन नहीं कर सकते. अब बात करते हैं सोशलिस्ट की.
वेल्थ इज जनरेटेड सोशली एंड शुड बी शेयर्ड इक्वली बाय द सोसाइटी। वेल्थ जनरेट कौन करता है गवर्नमेंट में, जो हम टैक्सेस वगैरह पे करते हैं और बाकी जो चीज़ें होती हैं वेल्थ सोशली जनरेट भी होती है और उसको इक्वली सोसाइटी में शेयर्ड भी होना चाहिए। जैसे हम टैक्सेस तो देते हैं, ठीक है, पूरी इंडिया देगी, ओके, जो कुछ लोग एक एक्सेप्शन में आ जाते हैं उनको छोड़ के, ठीक है, पूरी इंडिया सोशली अपना वेल्थ जनरेट करती है जो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास जाता है, एंड उससे रोड्स वगैरह बनाना या पब्लिक फैसिलिटीज़ जो होती है दे आर इक्वली शेयर्ड बाय द सोसाइटी। सोसाइटी उसको इक्वली शेयर करती है। गवर्नमेंट शुड रेगुलेट द ओनरशिप ऑफ द लैंड एंड इंडस्ट्री टू रिड्यूस द सोशो इकोनॉमिक क्वालिटीज थोड़ी कम हो, इसलिए लैंड या इंडस्ट्री की ओनरशिप वगैरह प्रोवाइड करना ये भी काम है, सोशलिज्म में आता है। सेक्युलर सिटीजन्स हैव द कंप्लीट फ्रीडम टू फॉलो एनी रिलीजन, ठीक है, और ये एक सेकुलर कंट्री है जिसमें सिटीजन्स को पूरा राइट है, पूरा फ्रीडम है किसी भी रिलीजन को फॉलो करने का। बट देयर इज़ नो ऑफिशियल रिलीजन, बट इंडिया का खुद का कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं है, ऐसा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है। गवर्नमेंट ट्रीट्स ऑल रिलीजियस बिलीव एंड प्रैक्टिसेस विद द इक्वल रिस्पेक्ट। तो गवर्नमेंट क्या करती है, सारे रिलीजियस बिलीव और प्रैक्टिसेस को इक्वल रिस्पेक्ट के साथ देखती है। डेमोक्रेटिक अ फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट वेयर द पीपल एंजॉय इक्वल पॉलिटिकल राइट्स, इलेक्ट देयर रूलर्स एंड होल्ड देम अकाउंटेबल। डेमोक्रेटिक जो हम पढ़ चुके हैं वाई डेमोक्रेसी वॉट डेमोक्रेसी में, कि एक ऐसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जहाँ पे लोग इक्वल पॉलिटिकल राइट्स एंजॉय करें और अपने रूलर्स को इलेक्ट कर सकें, एंड साथ में जो भी बाकी का प्रोसेस होता है उसको बहुत ही अकाउंटेबल मैनर पे फॉलो कर सकें। द गवर्नमेंट इज़ रन अकॉर्डिंग टू सम बेसिक रूल, और कुछ बेसिक रूल्स एंड रेगुलेशंस के थ्रू जो लोगों को पता है उसके थ्रू गवर्नमेंट चले। ओके, रिपब्लिक द हेड ऑफ द स्टेट इज एन इलेक्टेड पर्सन एंड नॉट अ हेरिडिटरी पोजिशन। रिपब्लिक ये सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है कि आपका जो स्टेट जो हेड होना है आपके स्टेट का इन द सेंस आपकी कंट्री का हो चाहे आपके स्टेट का हो, वो एक इलेक्टेड पर्सन होना चाहिए। इलेक्शन के थ्रू वो बंदा जीतना चाहिए, ना कि हेरिडिटरी पोजीशन कि हाँ जैसे राजा हेरिडिटरी में होता है कुछ कंट्रीज में कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा, वो वाली चीज़ नहीं होनी चाहिए। Justice. Citizens cannot be discriminated on the grounds of the caste, religion and the gender. Citizens को कभी discriminate ना किया जाए चाहे caste, religion या gender के basis पे हो। Social inequalities have to be reduced. वो सब कम होनी चाहिए, जो भीमराव अम्बेडकर जी का ड्रीम था कि सोशल इनइक्वालिटीज़ को कम कर देना चाहिए, हटा देना चाहिए। गवर्नमेंट शुड वर्क फॉर द वेलफेयर ऑफ ऑल, वेलफेयर ऑफ ऑल मतलब सबके बारे में सोचना चाहिए, सबका विकास सबका साथ, स्पेशली ऑफ द डिसएडवांटेज, और स्पेशली जो लोगों को कभी नहीं देखा जाता या डिसएडवांटेज ग्रुप है जिनको कभी कोई फ़ायदा नहीं मिलता किसी स्कीम वगैरह, उन लोगों के बारे में भी सोचना चाहिए, और जस्टिस सबको मिलना चाहिए। लिबर्टी, देर आर नो अनरीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस ऑन द सिटीजन इन व्हाट दे थिंक। लिबर्टी होनी चाहिए, मतलब कोई फालतू का ऐसा कुछ लॉ नहीं थोप देना चाहिए कि हाँ आप ये सोच नहीं सकते ऐसा, या आप एक्सप्रेस नहीं कर सकते इस बारे में, ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। लिबर्टी रहनी चाहिए टू थिंक, टू विश टू एक्सप्रेस देयर थॉट्स एंड द वे विश टू फॉलो अप देयर थॉट्स इन एक्शन। मतलब उनको सोचना, उस सोच को एक्सप्रेस करना और फिर उस सोच को फॉलो करना, एक्शन काम में लाना, ये सब की लिबर्टी होनी चाहिए। Equality. All are equal before the law. The traditional social inequalities have to be ended. मतलब लॉ के सामने तो सब एक बराबर हैं, एक ट्रेडिशनल सोशल जो इनइक्वालिटी होती है वो भी खत्म हो जानी चाहिए। जैसे अगर हम बहुत ही मतलब गांव वगैरह में चले जाए तो वहाँ ट्रेडिशनल और सोशल इनक्वालिटीज़ बहुत है, वो भी खत्म हो जानी चाहिए। द गवर्नमेंट शुड इंश्योर इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ फॉर ऑल, और गवर्नमेंट एकदम सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी दे। फ्रेटर्निटी, ऑल ऑफ अस शुड बिहेव एज इफ वी आर द मेंबर्स ऑफ द सेम फैमिली। हम सबको ऐसे बिहेव करना चाहिए कि हम सब एक ही फ्रेटर्निटी के मेंबर हैं, एक ही फैमिली के मेंबर हैं। ओके, नो वन शुड ट्रीट टू फेलो सिटीजन एज एन इन्फीरियर की तरह नहीं देखना चाहिए। जैसे यहाँ पे आप वो देख सकते हो वाइट और ब्लैक्स को इन्फीरियर कंसिडर करा जाता था, तो वैसे नहीं होना चाहिए, सबको एक साथ रहना चाहिए। Constitutional amendment. The constitutional makers did not see it as a scared, static and unalterable law. अब क्या था कि जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे उन्होंने इन सब चीज़ों को ऐसे नहीं देखा था कि हाँ ये कुछ फालतू चीज़ है या बेकार चीज़ है या ये स्टैटिक पोजीशन में नहीं है, ठीक है। Therefore it needs to be amended quite regularly to keep it updated. मतलब यहाँ पे जैसे बोला गया है कि स्टैटिक, ठीक है, कि हाँ बस अब ये बन गया है तो अब यही रहेगा, ऐसा नहीं, आप उसमें चेंजेस कर सकते हो रेगुलरली, आप उसको अपडेट कर सकते हो। जैसे आप ऑब्वियसली बात है ऐप्स वगैरह को अपडेट करते हो, वैसे ही आप कॉन्स्टिट्यूशन को भी अपडेट कर सकते हो अगर ज़रूरत लगती है तो।
सो दे मेड अ प्रोविजंस टू इनकॉर्पोरेट चेंजेस फ्रॉम टाइम टू टाइम, ठीक है, इसलिए उन्होंने ऐसे प्रोविजंस भी करे कि हाँ आप टाइम टू टाइम चेंज कर सकते हो टाइम के हिसाब से। दीज चेंजेस आर कॉल्ड, और इसी चेंजेस को हम कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज लाने को हम कहते हैं, या फिर आप कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट्स करने को हम कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स। ओके, अब देख लेते हैं इंस्टीट्यूशनल डिज़ाइन क्या होता है। द कॉन्स्टिट्यूशन डिस्क्राइब द इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट्स इन अ वेरी लीगल लैंग्वेज, मतलब बहुत ही लीगल तरीके से इंस्टीट्यूशनल का कैसा, मतलब क्या इंस्टीट्यूशन कैसा रहेगा, उनका अरेंजमेंट्स भी डिस्क्राइब किया गया है। येट द बेसिक इंस्टीट्यूशनल डिज़ाइन इज़ नॉट वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, बट अगर आप बेसिकली मतलब बेसिक वगैरह में समझो तो भी वो इतना मुश्किल नहीं है समझना। लाइक एनी कॉन्स्टिट्यूशन, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ले डाउन अ प्रोसीजर फॉर चूजिंग अ पर्सन टू गवर्न द कंट्री। अगर हम सिंपल यहाँ बहुत ही बेसिक में चले जाए तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या होता है कि हाँ राइट है लोगों को अपनी कंट्री को कौन गवर्न करेगा उसको चूज करने का। इट डिफाइंस हु विल हैव हाउ मच पावर टू टेक विच डिसीजन, और ये भी डिसाइड करता है कि किसके पास क्या पावर होगी क्या डिसीजन लेने की। इट पुट्स लिमिट्स टू व्हाट द गवर्नमेंट कैन डू बाय प्रोवाइडिंग सम राइट्स टू द सिटीजन दैट कैन नॉट बी वायलेटेड, एंड ये एक लिमिट भी सेट कर देती है गवर्नमेंट के लिए कि हाँ ये राइट अगर इस सिटीजन को मिली है तो ये वायलेट नहीं होनी चाहिए, चाहे कोई भी सुप्रीम लोग हो, चाहे कितनी भी सुप्रीम गवर्नमेंट हो, तो ये राइट्स वायलेटेड नहीं होने चाहिए किसी भी हालत में। तो ये सब चीज़ें, आई होप ये चैप्टर आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर होगा। अगर आपने नहीं भी पढ़ा होगा अभी तक तो आपको इस पूरे चैप्टर का आइडिया लग गया होगा कि इस चैप्टर में क्या है, एंड ये पूरा चैप्टर आपको कट एंड क्लियर होगा एकदम से। थैंक यू वेरी मच, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में विद द नेक्स्ट चैप्टर।